आज अपन हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस आंसर करते जाएंगे, स्पीड से करेंगे ताकि अपन सभी क्वेश्चंस लगा पाए, है ना। बहुत सारे प्रश्न हैं अपने पास और अपन जो हैं इन सभी के सभी जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आप रेडी हैं? ठीक है, आवाज़ बंद हो जाए तो मुझे बता देना क्योंकि इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, बाद में अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपका। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसमें वो क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो अपन ने नहीं करे हैं, तो मैं उसका आंसर भी यहाँ पे बताते चलूंगा। इतिहास का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। इतिहास का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, मेगास्थनीज को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, इसको आप याद रखेंगे। मेगास्थनीज के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्रश्न करेंगे केवल, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आंसर करेंगे। जिसका आंसर मैंने नहीं बताया तो मैं खुद बता दूंगा, बाकी जिसको आपको पता है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा आंसर देने का। बताइए सर, अगला आंसर देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? और इस किताब में कश्मीर का इतिहास मिलता है। कहाँ का इतिहास मिलता है? कश्मीर का। तो आप बताएंगे राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? राजतरंगिणी किताब किसने लिखी थी? कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने, कल्हण ने, विशाख दत्त ने। ये सारी किताबें आपको पता होगी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा कल्हण। राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने, और कल्हण ने इस किताब को लिखा था, और इसमें मिलता है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास क्या मिलता है? कश्मीर का इतिहास मिलता है। कालिदास जो हैं इन्होंने कुमार संभवम लिखी थी, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। इसके अलावा इन्होंने विष्णु शर्मा का जो है उन्होंने लिखा था पंचतंत्र, पंचतंत्र। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। तो इतिहास के वो लोग जिन्होंने अपनी अलग अलग रचनाओं के लिए प्रसिद्धि हासिल की, इनका नाम आपको इस प्रकार मिलता है। सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, या फिर एरण अभिलेख में? बताइए, सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये बताया है मैंने। सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख इनमें से किस जगह पर मिलता है? किस लेख में, किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो ये था हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। और ये कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है। अशोक के अलग अलग स्क्रिप्ट मिले हैं, अलग अलग अभिलेख मिले हैं, और इसके अंदर अलग अलग जो अभिलेख हैं उसमें 13वें शिलालेख के अंदर, 13वें अभिलेख के अंदर कलिंग युद्ध की जानकारी भी प्राप्त होती है। एरण अभिलेख आपको सागर से मिला है, और ये भानुगुप्त के समय का है। भानुगुप्त के समय का, भानुगुप्त के समय का। इसमें एरण को समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बताया गया है। समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बताया गया है एरण को, स्वभोग नगर, ठीक है। तो एरण में समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बताया गया। और समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता ही है कि इन्हें नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और इनके वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं। भारत का नेपोलियन, इन्होंने दक्षिण को विजय किया था, उत्तर को विजय किया था, और उत्तर को विजय करने के बाद इन्होंने उनको ग्रहण कर लिया था, उन साम्राज्यों को अधीनता स्वीकार करवा ली थी। और जो दक्षिण को जीतते थे तो टैक्स लेके उनको वापस छोड़ देते थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको पता होगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करती है। और गुप्त साम्राज्य का जो सबसे प्रतापी शासक है समुद्रगुप्त, उसका जो इतिहास हमको मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति से ही मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। एरण सागर जिले में आता है। प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास तैयार करने वाला कौन था? डॉक्टर आर भंडारकर, जेम्स प्रिंसेप, वीएस स्मिथ, ठीक है। प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास किसके द्वारा तैयार किया गया? सभी लोग आंसर करेंगे जितने भी क्लास को देख रहे हैं। इस क्लास के अंदर क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, आपको डिटेल भी पता चलेगी, कुछ नए प्रश्न भी पता चलेंगे। प्राचीन, ये प्रश्न सब आए हुए प्रश्न है ना आपके पेपर में। प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास तैयार किया गया था वीएस स्मिथ के द्वारा।
स्टुट पिगट के द्वारा या आर भंडारकर के द्वारा? तो इसका जो उत्तर होगा वो वीएस स्मिथ होगा। वीएस स्मिथ ने सुनियोजित इतिहास लिखा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इतिहास को उसके अभिलेख के आधार पर लिखने का प्रयास किया था। अशोक के अभिलेख के आधार पर इतिहास लिखा था। अभिलेख के आधार पर इतिहास लेखन। और ये पहले व्यक्ति थे जिसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, इतिहास लेखन, है ना। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का जो प्रयास किया गया था, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का जो प्रयास किया गया था वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रहेला संबंधित हैं, ये आपको अजय सर पढ़ाएंगे, सर पढ़ा रहे मध्यकालीन, तो उसके अंदर ये आएगा। ठीक है, रहेला जो संबंधी है यह इब्न बतूता से संबंधित है और इसने ये यात्रा वृत्तांत रहेला नाम से लिखा था और ये मोरक्को का था, मोरक्को से आया था और इसने अपनी किताब को लिखा था। फाहियान जो आया था, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब ये आया था किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में, और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मालवा के बारे में लिखा है। ठीक है, हैंसांग जो आया था यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का एक राजा था, पुष्यभूति वंश। और हर्षवर्धन जो होता है ये प्रभाकर वर्धन का बेटा होता है। प्रभाकर वर्धन एक व्यक्ति हुआ है और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। एक का नाम था राज्यवर्धन, जिसे राजवर्धन कहा गया। राज्यवर्धन के अलावा एक इसकी जो बेटा था उसका नाम था हर्षवर्धन, जो अभी मैंने आपको बताया, और एक इसकी बेटी थी प्रभाकर वर्धन की जिसका नाम राजश्री मिलता है। और इसी राजश्री की शादी किसके साथ की जाती है? ग्रहवर्मा से की जाती है, जो उस समय कन्नौज के अंदर अपना शासन कर रहा था। तो मोखरी वंश का जो ग्रहवर्मा था उससे इसकी शादी करवाई जाती है। बाद में यहाँ पे आक्रमण होता है देवगुप्त और शशांक का, और शशांक क्या करता है? इस ग्रहवर्मा को मार देता है, यानी कि ग्रहवर्मा की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और ग्रहवर्मा की जब हत्या होती है उस समय जो राजा होता है वो होता है राजवर्धन। तो ये राजवर्धन को भी हरा देता है और राजवर्धन को भी मार देता है। जब ये दोनों मर जाते हैं तो बचता है केवल हर्षवर्धन और उसकी बहन। ये बहन के पास आ जाता है हर्षवर्धन और अपनी जो राजधानी थी, पहले इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती है, थानेश्वर से अपना साम्राज्य कहाँ ले जाता है? कन्नौज ले जाता है, और कन्नौज में ये अपना शासन चलाते हैं। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। तो हर्षवर्धन भी हार जाता है नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से। हर्षवर्धन के बारे में कहानी मिलती है कि हर्षवर्धन जो है इसने 3 अलग अलग रचनाएं लिखी थी, जिसमें इसने लिखा था नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये इसके नाटक मिलते हैं। तो हर्ष के बारे में कहा जाता है कि ये न केवल एक प्रतापी शासक था बल्कि एक बहुत बड़ा इतिहासकार भी था। ठीक है, हैंसांग इसके दरबार में आता है। अगला प्रश्न देखिए, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? प्रश्न के इतने सारे उत्तर आपको दे रखे हैं, बताइए सर। ऐहोल अभिलेख खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, गौतमी बालश्री, रुद्रदामन, प्रतिहार नरेश भोज या स्कंदगुप्त? देखो, स्कंदगुप्त का जो अभिलेख मिलता है उसका नाम मिलता है भीतरी स्तंभलेख। क्या मिलता है? भीतरी स्तंभलेख। सबके बारे में अपन चर्चा करेंगे। भीतरी स्तंभलेख, और ये स्कंदगुप्त का है स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, प्रतिहार नरेश भोज की यदि बात की जाए, प्रतिहार नरेश भोज, ये राजा जो थे वो प्रतिहार वंश से संबंधित थे। यशोवर्मन जो था, यशोवर्मन, इस यशोवर्मन के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत ही प्रतापी शासक उत्तर भारत के अंदर ये हुआ, और प्रतापी शासक होने के साथ साथ उसके भी बहुत सारे अभिलेख भारत के अलग अलग इलाकों से यशोवर्मन के भी मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने सिक्के चलाए थे जिस पर वीणा बजाते हुए सिक्के थे। इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जीता था। तो उत्तर भारत को भी ये विजय करता है और दक्षिण भारत को भी विजय करता है। तो दक्षिण में भी इसका प्रभुत्व था और दक्षिण भारत को भी जीतता है।
रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हमको मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। खारवेल में हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध है, हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसका संबंध इससे है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है, मानव के प्रथम साक्ष्य किस नदी के तट पर मिले थे? तो ये मैंने आपको प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था जब हमने पाषाण काल को पढ़ा था। मानव के प्रथम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होते हैं? मानव के प्रथम साक्ष्य ये प्राप्त होते हैं नर्मदा नदी के किनारे से। और इसका जो नाम रखा गया मानव की खोपड़ी का, उसकी खोपड़ी का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था नर्मदेसिस मानव, नर्मदेसिस मानव। और यह सीहोर का एक क्षेत्र है हथनोरा, हथनोरा, उस हथनोरा से प्राप्त हुआ है। तो हथनोरा से प्राप्त हुआ है और सीहोर से यह आता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। जब हम नदियों की बात करते हैं तो गोदावरी नदी साउथ के अंदर फ्लो करती है, आपको पता ही होगा, यह गोदावरी नदी है। गोदावरी के बाद कृष्णा रिवर है और कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। इसी के किनारे पर यहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्य हुए और जिसको हम दक्षिण भारतीय साम्राज्य कहते हैं, जिसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन आपका किया है, ठीक है, तुंगभद्रा। और यहीं पर फिर विजयनगर साम्राज्य भी बाद में बनता है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इनान गांव, दायमाबाद, मेहरगढ़ या फिर बलूचिस्तान? प्राचीन स्थायी प्रमाण, बहुत प्यारे प्रश्न है, आपका इतिहास का पूरा रिवीजन करवा देंगे ये, ठीक है। तो बिना इग्नोर किए इन प्रश्नों को कर लीजिए क्योंकि ये एक सार है, प्राचीन इतिहास का सार है, इसमें सब प्रश्न आ जाएंगे आपके। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण इमाम गांव में है, दायमाबाद में, मेहरगढ़, बलूचिस्तान। ये मेहरगढ़ में मिलते हैं और मेहरगढ़ में स्थायी जीवन के प्रमाण यहां पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, विष्णुधर वाकणकर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है सर। हाँ, बुंदेलखंड की लाइफलाइन, बेतवा रिवर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, पहले महानिदेशक कौन बने थे? तो पहले महानिदेशक बने थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। पुरातत्व भारत में है, ASI इसको कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जितनी भी खुदाई वगैरह होती है, नई चीजों का पता चलता है ऐतिहासिक, वो सब जो है इसी से संबंधित है। कनिष्क राजा था किस वंश का? कुषाण का, गुप्त का, मौर्य का या चोल का? कनिष्क राजा किस वंश का था? देखो, गुप्त एम्पायर के अंदर जो राजा हुए हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, प्रतापी शासक। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो बेटा हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। और इसी के समय एक और हुआ है, यह पहला था, ये दूसरा है, रामगुप्त जिसका नाम मिलता है, इसी के समय था, वो का भाई था ये। उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बिंदुसार मिलता है, अशोक मिलता है। इस प्रकार से ये साम्राज्य इनका चलता है। चोल वंश के अंदर अपन ने राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ा था, इसी के टाइम गोल्डन एरा कहा जाता है चोल वंश का, राजेंद्र प्रथम। और चोल प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे स्थायी स्वशासन था। क्या था? स्थायी स्वशासन यहाँ पे था। तो इस समय स्थायी स्वशासन हुआ करता था और जो देश था वो प्रांत में बटा था। प्रांत जो थे वो मंडलम में बटे थे, ये कल पढ़ा था अपन ने। और मंडलम जो थे वो नाडु में बटे थे, नाडु। और नाडु जो थे उनके नीचे गांव आते थे। तो ऊपर होता था देश और देश में राजा और राजा के बाद प्रांत, प्रांत मंडलम, मंडलम नाडु और नाडु
गांव में बटे थे। इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। कनिष्क राजा जो था वो कुषाण वंश का था। कुषाण, हिंद, यवन ये जो लोग थे ये हिंद यूनानी लोग थे जो भारत में आक्रमण करके आए थे। कनिष्क के समय एक मार्ग था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, तो कनिष्क ने रेशम मार्ग का विकास किया था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो ये आपके मध्यकालीन का है, अजय सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई पता ही है आपको, 1191 1192, ठीक है। तो दोनों लड़ाई आपकी 1 और 2 है ना, जो मेरे सिलेबस में नहीं वो ओपन छोड़ेंगे। ये अजय सर आपको पढ़ा रहे होंगे ना, मुल्तान की लड़ाई, सिंध की लड़ाई राजपूत काल के बाद ही शुरू होती। मेरा राजपूत काल बचा है और अजय सर ने वहां से शुरू कर दिया है। 1326 में सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी बताइए सर, किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, तराई, पानीपत। अच्छा, इसमें गलत दे दिया है, तो इसकी जो लड़ाई है वो झेलम है, झेलम रिवर के किनारे पर लड़ी गई थी, ठीक है। 1026 में सोमनाथ पर हमला कर उसे लूटा था किसने? मोहम्मद गोरी ने, गजनवी ने, नादिर शाह ने, चंगेज खान ने। ये सब अजय सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। जो आक्रमण हुए हैं उसको अजय सर पढ़ा रहे हैं। 1191-92 बता दिया मैंने। मोहम्मद गोरी, गजनवी, मोहम्मद गजनवी है ना। मोहम्मद गजनी कौन था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण करता है भारत पर ये व्यक्ति, ठीक है। और सोमनाथ टेम्पल को जीत लेता है, मतलब सोमनाथ टेम्पल को क्या करता है, उसको खंडित करता है और वहां से बहुत सारी लूटपाट कर लेता है ना। तो ये तो बचपन से पढ़ रहे अपन, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में पढ़ा ही होगा बचपन से, ठीक है। इनमें से किसका नाम देवनाम मिलता है बताइए? इनमें से किस राजा का नाम देवनाम मिलता है? देवनाम किसका नाम मिलता है बताइए? इनमें से किस राजा का नाम देवनाम मिलता है? इतिहास के सारे प्रश्न अपन कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन भारत के जो भी नए प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे अभी बीच में जो आ गए वो मध्यकाल के हैं, तो अजय सर आपको पढ़ा रहे हैं। यहां पर मेरी कोशिश ये रहेगी, हमने जो पहले पढ़ा पिछली 15 क्लासेस में, उसका एक कंक्लूजन आपके सामने लेकर आ जाऊं, ठीक है। बताइए भाई, देवानाम किसका नाम मिलता है? अशोक का नाम मिलता है, इसका नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है। तो देवानाम प्रियदर्शी अशोक का नाम मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहां पर आपको मिला है? सारनाथ में, अमरावती में, मेरी में या बदली में? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ जिसे आप कहते हो, 4 टाइगर बने हुए हैं उसके ऊपर, एक आपको सामने से दिखाई देता है, एक इधर मुंह है उसका, एक का इधर है, और एक का पीछे है मुंह जो आपको नहीं दिखाई देता है सिक्के के ऊपर, है ना। तो 4 मुंह वाला है वो, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपको सारनाथ के अंदर मिलेगा, इसमें आपको अशोक स्तंभ मिलेगा। 618 में हर्षवर्धन किसे पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था 618 ईस्वी के अंदर? हर्षवर्धन को, देखो हर्षवर्धन के बाद जो भारत होगा ना, उस भारत में राजपूत लोग आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो साम्राज्य होगा, जैसे अपन ने हर्ष वगैरह को पढ़ लिया, तो अब मैं कल जो आपसे बात करूंगा वो राजपूत एरा की बात करूंगा। यहाँ पे राजपूत लोगों का शासन आ जाएगा। फिर हम राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये लोग आए कहाँ से, है ना, ये यहीं के थे या बाहर से आए, कैसे क्या हुआ। तो राजपूत एरा अपन पढ़ते हैं, और राजपूत एरा के बाद फिर आपका मध्यकालीन शुरू हो जाता है। तो अजय सर ने आपको शुरू करवा दिया होगा, ठीक है। तो राजपूत एरा अपन पढ़ेंगे, और राजपूत एरा में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते थे, इनके समय कौन कौन से ऐसे विदेशी लोग हुए, मुगलों के जो आक्रमण हुए इन्हीं के टाइम पे हुए, तो ज़्यादा मुगलों की लड़ाई इन्हीं लोगों से होगी, ठीक है। तो जब विदेशी आक्रमण भारत के अंदर हो रहे थे ना, तो सबसे पहले यही मिलेंगे। उत्तर भारत में इन्हीं का शासन था। जब मुगल वगैरह आ रहे थे इधर से आक्रमण कर रहे थे, तो उत्तर भारत में किन लोगों का शासन था? राजपूत लोगों का शासन था। तो यहाँ पे वही लोग मिलेंगे, इसीलिए तो राजस्थान का वो इलाका जहाँ सबसे ज्यादा राजपूत रहते हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ाई होती है हर्षवर्धन के साथ, और पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है? हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम याद है ना आपको, विवाह संबंध किए थे इसने, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम के वैवाहिक संबंध बनाए थे, और इसने कौन सा चलाया था? संवत चलाया था इसने। कौन सा संवत? ऋग्वेद काल में अरण्य देवी क्या है? अरण्य मतलब क्या होता है? ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद काल, उत्तर वैदिक काल सब पढ़ा है अपन ने।
अरण्य किसे कहा जाता है? अरण्य कहा जाता है जंगल को, वन को, ठीक है। तो अरण्य की देवी जो होती है वो जंगल की देवी होती थी, वन की देवी होती थी, ठीक है, इसे अरण्य कहा जाता था। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के ऊपर कौन सा मंदिर बनाया गया? बताइए भाई, सूर्य मंदिर जो है उसकी बात पूछ रहा है, कहां पर मिलेगा ये आपको? 24 पहियों पर सूर्य भगवान का मंदिर है जिस पर भगवान को रथ के ऊपर दिखाया गया है ना। उसमें कोई मूर्ति नहीं है उस मंदिर में, ठीक है, तो कोई मूर्ति नहीं है मंदिर के अंदर। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है? सूर्य नारायण मंदिर, दक्षिणार्क मंदिर, दक्षिणार्क मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो यह ब्लैक पेगोडा कहा जाता है और इसे सूर्य मंदिर आप कहते हो, उड़ीसा में ये मिलेगा आपको। क्या कहते हो आप इसको? ब्लैक पेगोडा, ठीक है। और ये सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर, ठीक है। कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है। नालंदा महाविहार साइट कहां पर आएगी? राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात। नालंदा कहां पे? नालंदा बिहार। कहां पे मिलेगा? बिहार में मिलेगा, ठीक है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? महाभाष्य, महस्यम, माध्यमिका, अष्टाध्याय। पाणिनि, 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 पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक, पाणिनि के द्वारा लिखा गया पुस्तक। सभी लोग आंसर करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी। देखो सभी प्यारे प्यारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। ये फिर कह रहा हूं, ये बिल्कुल क्रीम है, प्राचीन इतिहास का क्रीम। अगर किसको जीवन में लगे कि मेरे को प्राचीन इतिहास अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पढ़ना, तो ये पढ़ लेना, ये प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। 2-1 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। अगर प्राचीन इतिहास के 5 प्रश्न पूछेगा तो 2 इसमें से आएंगे। आ रही बात समझ में? तो मामा नहीं होने से अच्छा काना मामा से, भाई जैसे पढ़ाई नहीं हो, है ना। तो कम से कम ये कितने प्रश्न है? 84 प्रश्न है, 23 आपने कर लिए हैं, तो 84 प्रश्न याद कर ही सकते अपन, है ना। तो हमारे मालवा में कहते हैं कि मामा नहीं होने से अच्छा काना मामा मिल जाए। तो पढ़ाई नहीं होने से अच्छा प्राचीन भारत की कम से कम 80 प्रश्न कर लो, ठीक है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि के द्वारा लिखित या रचित पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फटाफट से बताओ। अष्टाध्याय, ठीक है। अष्टाध्याय पाणिनि की पुस्तक का नाम है। चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास रिकॉर्ड है? चचनामा, देखो ये अजय सर का टॉपिक है, ठीक है, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का टॉपिक है? तो ये अरब की विजय के इतिहास का टॉपिक है ना, मध्यकाल के अंदर अजय सर आपको पढ़ाएंगे। गंधार कला 2 किन कलाओं का संयोजन है? गंधार, गंधार कला यह मूर्ति निर्माण की कला है। पहली बात तो ये गंधार कला क्या है? मूर्ति निर्माण की कला है। मूर्ति का जो निर्माण होता है, मूर्ति निर्माण, उसकी एक कला है। गंधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, ये इसकी कला है। और मंदिर निर्माण की कला की बात की जाए तो नागर शैली, अमरावती शैली, और ये सारी की सारी बातें अपन करते हैं। तो ये जो गंधार कला है वो हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी, तो ये किससे संबंधित होगी? हिंद यूनानी संबंधित होगी। तो गंधार कला जो है हिंद यूनानियों से संबंधित है, क्योंकि गंधार कला के टाइम में यूनानी लोग हमारे यहाँ पर आए थे, ठीक है। चलिए, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में कहां से होकर बहती थी? बताइए, गंगा और सोन जैसी नदियां इनमें से किस महाजनपद में बहेगी? आज भी है उस महाजनपद में गंगा और सोन दोनों। आंसर करेंगे फटाफट से। गंगा और सोन नदियां किस प्राचीन महाजनपद में होकर बहती थी? गंगा और सोन जैसी नदियां इनमें से किस प्राचीन महाजनपद में होकर, इनमें से किस प्राचीन महाजनपद में होकर बहती थी? तो आज भी बिहार के अंदर बहती हैं, तो मगध इसका उत्तर होगा। मगध में सोन भी आपको मिलती थी। मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा काम टेस्ट लगाना है। डिटेल तो हमने पढ़ ली है ना, पेड क्लास के अंदर, सारी क्लास के अंदर क्या पढ़ा? डिटेल ही तो पढ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी क्वेश्चन हम आज ही लगाएं, 80-85 प्रश्न जो भी हमारे पास है, इसलिए अपन डिटेल ना समझते हुए प्रश्नों को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मगध के अंदर सोन भी बहती है और गंगा भी बहती है, सोन भी और गंगा भी, ठीक है। तो मगध के अंदर गंगा भी है और सोन भी है। अगला प्रश्न देखो, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम या फिर भगवान गणेश?
एलिफेंटा की गुफाएं किस भगवान से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये भगवान शिव से संबंधित है ना। भगवान शिव की यहाँ पे आकृतियां मिली। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है? बताइए भैया, हड़प्पा से संबंधित कौन सा शहर इसमें आता है? हड़प्पा से संबंधित कौन सा शहर आता है? तो 4 नाम दे रखे हैं। तो लुम्बिनी तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। कौशल एक महाजनपद है, धोलावीरा एक शहर है, और हम्पी तो ये तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य हुआ है, उस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? बताइए, हरियाणा में इनमें से कौन है? हरियाणा का हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा है? हरियाणा का हड़प्पा स्थल इनमें से कौन सा है? कालीबंगन, लोपल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, क्या है हरियाणा का स्थल? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में आता है, कालीबंगन आता है राजस्थान में। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की आवाज आ रही है अब? मैं आपको हरियाणा के बारे में बता रहा था। राखीगढ़ी आता है हरियाणा में। हरियाणा में अभी होने वाले चुनाव, होने वाले क्या है, हो ही गए हैं, ये समझ लो आप। ठीक है, तो 4 तारीख के दिन, 4 अक्टूबर के दिन हरियाणा में होंगे विधानसभा के चुनाव। साथ ही साथ कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, वहां चालू भी हो गए हैं कश्मीर में, है ना। अलग अलग चरण में हो रहे हैं कश्मीर में। हरियाणा में अभी चालू नहीं हुए। हरियाणा में पहली वोटिंग होगी 4 तारीख के दिन, और 8 अक्टूबर के दिन के परिणाम आएंगे दोनों राज्यों के। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बीजेपी का शासन है पिछले 10 सालों से, 10 ईयर्स। कहाँ पे? हरियाणा में। अभी भी वही उन्हीं की पार्टी है। और कांग्रेस में जो लोग हैं, उस कांग्रेस में 2 बड़े नेता हैं, और इनको पिता पुत्र कहा गया है। पिता पुत्र की पार्टी है। एक है दीपेंद्र हुड्डा जी, जो बेटे हैं किसके? भूपेंद्र हुड्डा के। तो पिता पुत्र की पार्टी है। आरोप लगाती हैं भाई लोग, है ना, कि बाप बेटे दोनों हैं। तो ये इनकी पार्टी भाई कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर ये 2 ही वहाँ पे बहुचर्चित चेहरे। एक है कुमारी सैलजा, जो चुनाव नहीं लड़ रही है ना, ये दलित समाज से आती है कुमारी सैलजा। ठीक है, और कुमारी सैलजा को आपने देखा होगा, चश्मा वश्मा लगा के, दुबली पतली सी एक महिला है। तो मैं आपको ये बता रहा था हरियाणा के बारे में। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है देखने वाले? यहाँ पे आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, विनेश फोगाट। सुना है आप लोगों ने? विनेश फोगाट सुना होगा आपने। ये वही खिलाड़ी हैं जिसको शायद कितना 200 ग्राम या 300 ग्राम वजन कम था तो ओलंपिक से बाहर कर दिया था। वही खिलाड़ी है ना विनेश फोगाट। कितना वजन कम हो रहा था इनका, है ना। ये चुनाव लड़ रही है, और ये लड़ रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की सीट है जुलाना, वहां से चुनाव लड़ रही है। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या करती हैं, जीतती हैं या हारती हैं। क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है खिलाड़ियों का मुद्दा, और दूसरा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। और ये जो दोनों मुद्दे हैं ना,
इन पर चुनाव होने वाला है। तो जुलाना सीट है, उस पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि जुलाना में अगर विनेश फोगाट हारती हैं तो माना जाएगा ये जो है क्या है, राजनीति कर रहे थे। और ये वही विनेश फोगाट हैं जिन्होंने अपने मेडल कहाँ बहा दिए थे, नदी के अंदर, है ना, ये वही लोग हैं। ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं अब किसके सामने, बीजेपी के सामने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी, चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है, बताइए सर। राजस्थान में इनमें से कौन आता है? राजस्थान 100 ग्राम, अच्छा 100 ग्राम था, 100 ग्राम का मैटर था भाई। 100 ग्राम में इन्होंने क्या लड़ लिया, चुनाव लड़ लिया। कांग्रेस ने इनको टिकट दे दी और कांग्रेस ने कहा कि जिन्होंने तुम्हारा मेडल छीना, क्या तुम उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसे बोला होगा, और ये तैयार होगी चुनाव लड़ने के। इनकी बहन भी है, वो बीजेपी में है। इंटरेस्टिंग बात है ना, सगी बहन और पिताजी सामने हैं, ये इधर है। सोचो, मतलब आपके घर में आपकी 2 बहनें हो, आप 2 बहनें हो और एक आपके जो पिताजी हैं, तो आपकी एक बहन और एक पिताजी उधर सपोर्ट कर रहे हैं सामने, और आप अकेली इधर खड़ी है। ठीक है, रियल मतलब रियल जो बहन है वो, है ना। तो एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है? कालीबंगन। और ये कालीबंगन जो है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, और ये कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। कुल कितने वेदांग हैं? कितने वेदांग है भाई? वेदों के अंग कितने हैं? कुल कितने वेदांग हैं बताएंगे फटाफट से। 10, 6, 5 या 2? कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। ठीक है, 6 वेदांग। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर दास प्रथा के क्या मिले हैं? प्रमाण। स्थल पर दास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, बुर्ज होम, रामागुंडई, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुरातात्विक स्थल पर पेडलिंग के प्रमाण मिले हैं, दास के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको कहां से मिले हैं? रामगुंडई से मिले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे तो नहीं पूछा जाता है। एक बुर्ज होम को याद रखना, इसमें मानव के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो साक्ष्य मिला वो यहां से मिला है, और इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? यानी कि सिंधु घाटी में कौन सा बंदरगाह इनमें से रहा था? काली सिंध, लोथल, राखीगढ़ी या फिर धोलावीरा? बंदरगाह वही होगा जहां पानी होगा। तो बंदरगाह या तो गुजरात में होगा, राजस्थान में हो नहीं सकता क्योंकि समुद्र नहीं है राजस्थान में। तो धोलावीरा हरियाणा में भी नहीं हो सकता, कालीबंगा राजस्थान में भी नहीं हो सकता, तो लोथल के अंदर होगा। लोथल आता है गुजरात में, और गुजरात में समुद्र था, तो गुजरात में लोथल नामक स्थान पर बंदरगाह था। ठीक है, और जो हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। सारे प्रश्न करने आज। सांख्य दर्शन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पढ़ाया है ये सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़ाया है। पतंजलि पढ़ाया है, मतलब योग दर्शन, है ना, सारे पढ़ाए हैं। तो पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन जो है इसके रचिता है कपिल। ठीक है, कपिल जी, कपिल जी है सांख्य दर्शन के रचिता। यानी कि रचिता मतलब ये कोई किताब नहीं है, दर्शन है, फिलोसॉफी है। इसे 4 वाक है। ठीक है, और ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? टोटल 8 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 8। सबसे पहले 8 ही है ना, मैं भूल गया हूं, ठीक हो गया मेरे दिमाग से। 8 मंडल ही होते हैं ऋग्वेद में। सबसे पहले के 10 हैं। अरे 8 के 10 है, बताओ फटाफट। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे किस भाषा में? पाली में, अपभ्रंश में, प्राकृतिक में, संस्कृत में? बताइए। सबसे पहले बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए थे, सारे प्रश्न करेंगे आज, भले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। 84 प्रश्न है, 84 नहीं भी तो 82 तो है ही है। फटाफट से बताएंगे। पतंजलि नहीं आएगा, पतंजलि योग दर्शन के हैं, है ना। सांख्य दर्शन, संख्या, संख्या मतलब कपिल। मेरा एक दोस्त था कपिल, मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैथ्स बहुत अच्छी करता था, तो मैंने याद कर लिया था कपिल मतलब संख्या, गणित। ठीक है, तो आप भी ऐसे याद कर लोगे। आपका मित्र है कपिल, और कपिल मैथ्स से बहुत अच्छा करता है, तो कपिल मतलब संख्या। और पतंजलि से योगी बाबा याद रहेंगे, वो क्या नाम उनका, बाबा रामदेव। ठीक है, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली में, पाली भाषा में लिखे गए थे, बाद में संस्कृत में मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
ज्ञान प्राप्ति हो गई। क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाली में, सारनाथ में, बोध गया में या राजगीर में? राजगीर में। बताइए, फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर करोगे फटाफट? चलिए, हाँ, उसमें 10 मंडल हैं, 8 नहीं है, 10 है। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था यार बहुत दिन बाद। 8 नहीं 10 है। कहाँ गया वो? 10 कर लो उसको, माय मिस्टेक, 10 है। ठीक है, 8वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये मैं बताना चाहता था। गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, तो वो मुझे याद है क्या, गायत्री मंत्र का उल्लेख। तो माय मिस्टेक, आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट है वो इसको सही कर लेंगे। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ना, ये 8वें मंडल में, टोटल 10 मंडल। ठीक है, चलिए, पाली हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को बौद्ध प्राप्त हुआ था? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ के अंदर, सारनाथ, बोध गया में। ठीक है, बोध हो गया, बोध गया। ठीक है, बोध गया, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, बोध गया, सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश दिए थे उन्होंने। ठीक है, सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में पहला उपदेश दिया था? कहां पर दिया था? राजगीर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में। पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश राजगीर के अंदर कहां दिया था पहला उपदेश? बोध गया में। देखो, लुम्बिनी में होता है जन्म, बोध गया में बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सारनाथ में सर्वाधिक उपदेश, राजगीर में पहला उपदेश। ठीक है, याद रहेगा। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन ने अपने क्षेत्र भाग नामक एक क्या लिया था? कर लिया था। वो किससे लिया जाता था? प्राचीन भारत के महाजनपदों में शासक जो होते थे, राजा जो होते थे, वो टैक्स लेते थे और उस टैक्स को भाग कहा जाता था। और ये भाग किन लोगों से लिया जाता था? भाग लिया जाता था, और भाग किन लोगों से लिया जाता था? शिकारी और संग्रहकर्ता, जो चोरी वगैरह करते थे, उनसे लिया जाता था। ठीक है, किस वंश में महाबलीपुरम, देखो क्या पूछा है वहां पे, उपदेश कहां दिया था? सर्वाधिक उपदेश सारनाथ के अंदर दिए थे, याद रखिएगा। किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण करवाया था? किन राजाओं ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण करवाया था? रथ बनाए गए थे, रथ, तो रथों का निर्माण कहां करवाया गया था? रथों का निर्माण कहां पर करवाया गया था? रथ मंदिर मिलते हैं, द्रौपदी रथ मिलता है, युधिष्ठिर रथ मिलता है, गणेश रथ मिलता है। 6 रथ मिलते हैं, युधिष्ठिर है ना, अर्जुन रथ, इस प्रकार से द्रौपदी रथ, ऐसे रथ मिलते हैं वहां पे, है ना, पांडवों से संबंधित। तो ये पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? पल्लव राजाओं ने बनवाए थे। हाँ, शिकारी और संग्रहकर्ता थे, भाग लेते थे, एक हिस्सा ले लेते थे। चंद्रगुप्त ने उन्हें उखाड़ फेंका। किसे मार दिया चंद्रगुप्त ने? चंद्रगुप्त, किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त ने उन्हें उखाड़ फेंका। तो ऑप्शन में देखो, किसको उखाड़ फेंका होगा? शिशुनाग को, कुषाण को, हर्यक को या नंद को? चंद्रगुप्त, किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये वही मौर्य जी हैं जिनकी हेल्प की थी कौटिल्य ने। तो अब इसका उत्तर देख लो क्या होना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा? नंद वंश होगा। महा पद्मनंद वगैरह जो हुए हैं, उसमें गणानंद को ये हरा देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, नंद वंश याद रहेगा आपको, सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है वो मौर्य वंश का नहीं है? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या बिंबिसार? इनमें से कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है?
मौर्य वंश। मौर्य वंश को कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वंश था, कुछ कहते हैं शूद्र था, और कुछ कहते हैं मोर का व्यापार करते थे, मोर को बेचते थे जंगल से लाके, इसीलिए इनको क्या कहा गया? मौर्य वंश के लोग कहा गया। चलिए, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या बिंदुसार। तो देखो, चंद्रगुप्त तो है दादाजी अशोक के, ठीक है। बिंदुसार है अशोक के पिताजी, और ये अशोक स्वयं है। ये तीनों तो हो गए मौर्य वंश के। बचा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार इस वंश का नहीं था, ठीक है। चलिए, साम्राज्य के में कंटक शोधन नाम प्रचार मिलता है। कंटक शोधन आपने सुना होगा किसमें? मौर्य में, है ना। मैंने बहुत सारे आपको बताए थे ना, वो मंत्री परिषद, अलग अलग विभाग होते थे, 6 समितियां होती थी, तो उसमें कंटक शोधन का मतलब क्या होता है? कंटक शोधन, कंटक शोधन का मतलब जज से होता था। जज, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होता था उससे संबंधित है, और ये मौर्य वंश से संबंधित है कंटक शोधन, ठीक है। तो कंटक शोधन जो डिपार्टमेंट था वो मौर्य वंश के अंदर था, और एक प्रकार का दरबार प्रचलित था, कंटक शोधन दरबार, इसमें न्याय किया जाता था, ठीक है। तो एक कंटक शोधन दरबार मौर्य में था। बहुत सारे डिपार्टमेंट पड़े थे अलग अलग, ठीक है, तो उसमें कंटक शोधन भी एक था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों में अपने संदेश पत्थरों की सतह पर खुदवाए थे? बताइए सर, बड़ा प्यारा प्रश्न है। पत्थरों की सतह पर इनमें से किस राजा ने अपने संदेश को लिखवाया था, अपनी बातों को लिखवाया था? कौन सा राजा था वो? अशोक था यार, है ना। पत्थरों पर किसने लिखवाया? अभिलेख वगैरह लिखवाए अशोक ने लिखवाए। अलग अलग इसके 14 अभिलेख मिलते हैं, गुहा लेख मिलते हैं, स्तंभ लेख मिलते हैं। तो पत्थरों पर जो लिखे गए उनको अभिलेख कहा गया, और ये अशोक ने करवाया था, ठीक है। मौर्य प्रशासन के तहत सीता अध्यक्ष क्या होता था? सीता अध्यक्ष का मतलब मौर्य साम्राज्य में क्या होता था? सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो मौर्य वंश के अंदर सीता अध्यक्ष कहा जाता था किसे? कृषि भूमि को जो देखने वाला अधिकारी होता था उससे सीता अध्यक्ष, यानी कि जो डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय कह सकते हो आप उस समय का, सीता अध्यक्ष कहते थे। तो सीता का मतलब ही भूमि होता है, सीता का एक अर्थ भूमि होता है, भूमि जा, ठीक है। भूमि जा या भूमि जो होती है वो आपकी कृषि से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो कलिंग पर जो युद्ध हुआ था वो अशोक ने कितने साल के बाद किया था? तो 8 साल के बाद किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद है, बराबर, बराबर है ना, ये गुफा का नाम है, भारत में मौजूद है, और इन्हें पत्थरों पर काट कर बनाया गया है। सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अधिकतर निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? गुप्त वंश, मौर्य वंश या बेरा वंश या चोल वंश? बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाओं के बारे में पूछा गया है कि बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। ये बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस प्राचीन इतिहास के काल से जुड़ी हुई हैं? तो ये मौर्य वंश से जुड़ी हुई हैं। बराबर की गुफाएं बिहार राज्य के अंदर पड़ती हैं, ठीक है। तो बराबर की गुफाओं के बारे में ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी की थी? बताओ भाई, ये तो पता ही होगा, इतिहास पढ़ा है ना प्राचीन भारत। तो लिच्छवी की लड़की से शादी इनमें से कौन से भाई साहब ने की थी? लिच्छवियों से शादी इनमें से किसने की थी? समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्तन प्रथम ने, रामगुप्त ने। तो लिच्छवियों से शादी जो करने वाला व्यक्ति था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी से शादी भी की थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने किससे शादी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुमारा देवी से, क्या नाम था उसका? रामगुप्त की पत्नी कुमारा स्वामी। चलिए, याद रखना, चंद्रगुप्तन प्रथम ने लिच्छवी नरेशों से शादी की थी, मतलब लिच्छवी नरेश के यहां शादी की थी। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन है? स्वीकृत शासक गुप्त वंश का अंतिम पूछ रहा है, अंतिम शासक पहला कौन था? पहली स्थापना किसने की थी भाई? श्रीगुप्त ने, है ना। स्थापना कौन करता है? श्रीगुप्त। और विष्णुगुप्त इसका स्वीकृत शासक है। लोग मानते हैं भाई विष्णुगुप्त के बाद ये साम्राज्य खत्म हो गया। समुद्रगुप्त अंतिम नहीं है ना। समुद्रगुप्त के बाद तो चंद्रगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त वगैरह। तो स्वीकृत शासक पूछ रहा है, स्वीकृत अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट,
भाई हमने पढ़ा था श्रीगुप्त स्थापना करता है, फिर घटोत्कच आता है, घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त के बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के दो बेटे, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम का एक बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला तो इसके दादाजी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद हमने पढ़ा कि इसके बाद आया था कौन, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बाद विष्णुगुप्त, ऐसे कहानी मिलती है। तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक था। अंतिम पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? दुधा देवी, ध्रुवा देवी। अच्छा बताइए सर, भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, बिंदुसार को या अशोक को? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और स्मिथ ने कहा था, ठीक है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश कल पढ़ाया था ये, तो बताओ भाई। वाकाटक वंश का संस्थापक कल पढ़ा दिया था, आंसर करेंगे। वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति, ठीक है। कहां तक रहा है साम्राज्य? ये आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में रहा है ना, यहां पर वाकाटक वंश। और वाकाटक वंश के अंदर जो साम्राज्य था वो था किसका? इसी का। राजा शशांक था एक, और इसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी। वह किस राज्य का शासक था? यह भी कल पढ़ा था, बताओ, आंसर करो फटाफट। राजा शशांक जो था वो इनमें से किस वंश का राजा था? राजा शशांक इनमें से किस वंश का राजा था? राजा शशांक इनमें से किस वंश का राजा था? किस वंश का था? गौड़ वंश का था। गौड़ है ना, गौड़, ठीक है, गौड़ वंश का राजा था राजा शशांक, ठीक है, जिसने हर्षवर्धन से लड़ाई की थी और हार गया था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के दरबार में कवि थे? बाणभट्ट, बाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? तो आप सबको पता है, बाणभट्ट कादंबरी लिखते हैं, और ये डी नंबर के ऑप्शन में लिख लो आप, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में थे, और ये हर्ष चरित्र नामक किताब भी लिखते हैं, हर्ष चरित्र, ठीक है। तो हर्ष चरित्र भी लिखते हैं बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? राष्ट्रकूट साम्राज्य, कृष्णा, दंतीदुर्ग, अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट शासक या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने की थी, दंतीदुर्ग। चालुक्य वंश भारत में किस भाग में शासन कर रहे थे? चालुक्य नरेश, बादामी चालुक्य, वातापी चालुक्य, यहां पर शासन कर रहे थे। इसलिए दिशा बता दो, कौन सी है दिशा? चालुक्य लोग कहां पर शासन कर रहे थे? यहां पर शासन कर रहे थे, ये इलाका इनका, चालुक्य, बादामी चालुक्य, वातापी चालुक्य, चालुक्य। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं, क्योंकि साउथ में भी है ये, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हो आप इसको, तो ये ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा ना, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष कहा गया है। प्राग ज्योतिष किसका प्राचीन नाम है? प्राग्ञ ज्योतिष, उसका नाम बताइए जो प्राचीन काल में प्राग्ञ ज्योतिष नाम से प्रसिद्ध था। प्राग्ञ ज्योतिष किसे कहा गया? प्राचीन काल में प्राग्ञ ज्योतिष नाम किसका मिलता है? असम का मिलता है। असम का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है प्राग्ञ ज्योतिष, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया था? धर्मपाल, वासुदेव, गोपाल या फिर श्रीगुप्त? ये पाल 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 कौन है? ये पाल पाल, ये पाल वंश के संस्थापक है। पाल वंश कल पढ़ाया है ना मैंने, ये वही है, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की थी वो धर्मपाल नामक एक राजा ने की थी। धर्मपाल, गोपाल, ये सब पाल वंश के राजा हैं। विक्रम युग की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत कब शुरू हुआ ये बोल रहा है, विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत कब शुरू हुआ? देखो, एक हमारे यहां शक संवत चलता है, शक संवत हमारे यहां वही है ऑफिशियली 78 ईसा वाला,
ठीक है। अब एक हमारे यहाँ है विक्रम संवत, और विक्रम संवत की बात की गई है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 57 ईसा पूर्व। एक है चंद्र संवत, कब चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, 39 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये तीनों याद रखेंगे, उसमें से अभी वाला तो याद रखें, 78 वाला और 57 ईसा वाला याद रखें। कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव ने, जयदेव ने, कालिदास ने। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। देखो सोमदेव जो है, जयदेव जो है, इनका एक मिलता है गीत गोविंद, गीत गोविंद टीका, है ना, गीत गोविंद टीका इनका मिलता है। कालिदास का जो है, कालिदास का जो है वो कुमार संभवम, संभवम, मेघदूतम, है ना, तो बहुत सारे इनके, तो मेघदूतम, ऋतु संहारम, मालवा का अग्निमित्रम, ये जो सारे के सारे हैं ये किसके हैं? कालिदास के हैं। ठीक है, तो कथा सरित सागर सोमदेव। पाल राजवंश का संस्थापक कौन है? धर्मपाल, मणिपाल, रामपाल, गोपाल। बताओ भैया, पाल वंश कल बताया था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोपाल जो गैया को पाले। फटाफट से आंसर करो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे, समय नहीं बचा है ना। तोलकापियर भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ, ये वही आ गया, बता, ये तो बताना पड़ेगा, इसके लिए मैं रुक भी सकता हूं क्योंकि यही तो वो क्लास थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी हमारी, जिसमें हमको नाम याद नहीं हो रहे थे, है ना। तो कौन सा है भाई ये बताओ? तोलकापियर, तोलकापियर भाषा का प्रसिद्ध प्राचीन नाम कौन सी भाषा? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। तोलकापियम लिखा किसने था? तोलकापियर ने। किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में लिखा था? तमिल भाषा में लिखा था, तमिल भाषा में, है ना। तमिल भाषा में जो संगम हुए थे पांड्य राजाओं के संरक्षण में, 3 संगम मदुरै के अंदर हुए थे, 2, और एक कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। ठीक है, याद है कि नहीं? एक कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक नहीं है? कौन सा अवतार भगवान का नहीं हुआ था भाई? गरुड़ अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। भगवान विष्णु का कौन सा अवतार इनमें से नहीं हुआ था? भगवान के अलग अलग 10 अवतार हुए, 10 अवतार। मत्स्य अवतार भगवान का हुआ, मछली का रूप धारण किया था, वराह अवतार हुआ है, गरुड़ अवतार, कूर्म अवतार नहीं हुआ है। ठीक है, पुरातात्विक स्थल में कोल्डी हवा कहां पर आता है? कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहां पर आता है, या कोल्डी हवा किस राज्य में? कोल्डी हवा आता है उत्तर प्रदेश में। यहां से हमको सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य। तो कोल्डी हवा से हमको मिले हैं चावल के साक्ष्य। वराह मिहिर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? वराह मिहिर के द्वारा 3 इसमें कालिदास की हैं, एक वराह मिहिर की है। 3 इसमें कालिदास की हैं, एक है इसमें वराह मिहिर की। फटाफट से आंसर बताएंगे। 3 इसमें कालिदास की हैं, एक है वराह मिहिर की। कौन सी है? देखो, कुमार संभवम, बृहद संहिता, ऋतु संहारम, शकुंतला। तो इसमें आपको बताना है वराह मिहिर की कौन सी है, तो वराह मिहिर की है बृहद संहिता। ठीक है, वराह मिहिर की पुस्तक का नाम है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का नाम निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भानु देव के द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा, अनंग भीम देव के द्वारा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा नरसिंह देव के द्वारा। नरसिंह देव ने ही इस मंदिर को क्या करवाया था? निर्मित करवाया था। सिंधु घाटी की 4 बड़ी शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है? दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया या रूस? बताइए कौन सी सभ्यता इसमें शामिल नहीं थी? तो रूस नहीं था। दक्षिण एशिया तो भारत खुद था, मेसोपोटामिया खुद था, और मिस्र भी था। रूस की सभ्यता इससे मिलती जुलती नहीं है। बाकी तीनों आपकी किससे मिलती जुलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हुई है। लोक नृत्य घूमर किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य घूमर